नमस्कार विद्यार्थियों। आज पुनः हमारा टॉपिक है तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तथ्यों के या तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोत के बारे में। यह बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जॉन मेज के अनुसार द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कही सुनी बातों एवं प्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि इन तथ्यों यानी द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। द्वितीयक स्रोतों से कई बार आसानी से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से नहीं मिल पाती हैं। सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों या प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीयक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा होता है सार्वजनिक प्रलेख। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक स्रोतों से आसानी से बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम अपने अनुसंधान के लिए प्राप्त कर सकते हैं जो प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, यानी प्राथमिक तथ्यों की यदि हमें सत्यता का पता लगाना है तो द्वितीयक स्रोतों से द्वारा प्राप्त तथ्यों के द्वारा ही लगाया जा सकता है, या द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से ही हम प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगा सकते हैं। और द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वह अध्ययन की यानी जिस समस्या घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रलेख। अब पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत प्रलेख पर। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिगत प्रलेख का अर्थ स्पष्ट करते हुए जॉन मेज ने लिखा है कि अपने संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं, अनुभवों एवं विश्वासों के बारे में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण होता है। जहोदा एवं उनके सहयोगी लेखकों ने इसके बारे में बताया है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्यतः सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे जाते हैं एवं जिनमें उनके स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तियों, एक समय विशेष की परिस्थितियों एवं भूतकाल में घटित सामाजिक घटनाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने में योग देते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तिपरक होते हैं परंतु फिर भी सामाजिक शोध में इनकी काफ़ी उपयोगिता होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं।
इनकी इस दृष्टि से काफ़ी महत्ता होती है। इनके आधार पर एक विशिष्ट समय में लोगों के रहन सहन, खान पान, व्यवहार प्रतिमान, सामाजिक आदर्श, नियम आदि का पता लगाया जा सकता है। पत्र, डायरी, जीवन इतिहास एवं संस्मरण व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वो सभी संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जिसे एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर बनाता है या प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं आदि का समावेश भी होता है और इसके द्वारा एक समय विशेष की स्थिति, परिस्थिति, रहन सहन को पता लगाया जा सकता है। अब हम यहाँ पर पत्र, डायरी इत्यादि व्यक्तिगत प्रलेखों के बारे में बात करेंगे। पहला है पत्र। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांशतः पत्र वैयक्तिक होते हैं, परंतु फिर भी ये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवन लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। थॉमस एवं नेन्की द्वारा पोलैंड के कृषकों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनसे पत्र लिखने वालों के विचारों एवं दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजनाओं आदि को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि पत्र के द्वारा व्यक्ति के स्वयं के जीवन, पत्र जो होते हैं व्यक्ति के स्वयं के जीवन पर आधारित होते हैं। व्यक्ति उन्हें स्वयं लिखता है और उसके अंतर्गत अपने विचारों, भावनाओं इत्यादि को शामिल करता है। अध्ययन की दृष्टि से पत्रों की उपयोगिता सीमित ही है। इसका कारण यह है कि एक तो व्यक्तिगत होने के कारण इन्हें प्राप्त करना कठिन है, दूसरा पत्रों में संपूर्ण संदर्भ सहित घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है। अब है डायरी। नेक्स्ट हमारा प्रलेख, व्यक्तिगत प्रलेख है डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। चूँकि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति के जीवन की रहस्यमयी बातों का पता लगाने का यह एक विश्वसनीय स्रोत होता है। यानी एक डायरी के द्वारा एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातों को हम जान सकते हैं और उन बातों का हम अपने शोध में उपयोग कर सकते हैं। जॉन मेज ने लिखा है कि डायरियाँ सबसे ज़्यादा रहस्य उद्घाटन करने वाली होती हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता एवं दूसरी ओर इनमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित एवं संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। यद्यपि सामाजिक शोध में डायरी की काफ़ी उपयोगिता है, परंतु फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। ऑलपोर्ट ने लिखा है कि डायरियों में घटनाओं को पूरी तरह स्वीकार करके चला जाता तथा अक्सर उन व्यक्तियों या दशाओं का विवरण भुला दिया जाता है जिनके अस्तित्व व चरित्र के बारे में डायरी के लेखक को अनुमान मात्र होता है। ऐसी स्थिति में डायरियों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। इसके बाद हमारा तीसरा द्वितीय प्रलेख है जीवन इतिहास यानी लाइफ हिस्ट्री। तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का काफ़ी महत्व है। जॉन मेज ने लिखा है कि वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जा सकता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी भी प्रकार की जीवन संबंधी सामग्री से होता है। जीवन इतिहास के प्रमुखतः दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला होता है
आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है, और दूसरा होता है जीवन चरित्र बायोग्राफी, जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। यानी जीवन इतिहास दो प्रकार का होता है। पहला होता है आत्मकथा, जिसे व्यक्ति स्वयं लिखता है, और दूसरा होता है जीवन चरित्र, जिसे कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर लिखता है या किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। जीवन इतिहास के उपयोग की भी कुछ सीमाएं होती हैं। प्रथम, इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। आत्मकथाएं लिखने वाले अधिकांशतः यह जानते हैं कि उनका प्रकाशन होगा, अतः वे उनके दुर्बल पक्षों को कई बार छिपा जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्रोत है या व्यक्तिगत प्रलेख है संस्मरण यानी मेमोरीज। कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये संस्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष यानी एक विशेष समय के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यात्राओं व महत्वपूर्ण घटनाओं के संस्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उदाहरण के रूप में कोलंबस, हेनसांग ने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कई अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर जनपद संस्मरण लिखे गए। इन संस्मरणों में काल विशेष यानी एक समय विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है एवं रहन सहन व रीति रिवाजों या संपूर्ण जीवन विधि अर्थात संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। संस्मरणों की सहायता से तथ्य संकलन की कमी यह है कि संस्मरणों की सहायता से तथ्य संकलन में एक सीमा यह भी है कि इसमें क्रमबद्धता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, फिर भी तथ्य संकलन के स्रोत के रूप में इसकी उपयोगिता होती है। अब है सार्वजनिक प्रलेख। अभी हमने व्यक्तिगत प्रलेखों के बारे में पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वजनिक प्रलेख। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख का काफ़ी महत्व है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं, और यदि इन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता है तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत एवं व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये प्राय व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं, अर्थात जीवन प्रलेखों को मुख्यतः दो भागों में या सार्वजनिक प्रलेखों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम होता है प्रकाशित प्रलेख और द्वितीयक होता है अप्रकाशित प्रलेख। कहने का तात्पर्य है कि तथ्य सामग्री के संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख का काफ़ी महत्व है। सार्वजनिक प्रलेख किसी भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। इसमें पहला है प्रकाशित प्रलेख। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्राथमिक रूप से संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। जब इन तथ्यों या सामग्री का अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए ये तथ्य प्रकाशित प्रलेखों में के रूप में तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। जैसे शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन,
व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। अब है अप्रकाशित प्रलेख। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती है, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से ही उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालयों आदि के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती हैं, परंतु उन्हें रिकॉर्ड या दस्तावेजों के रूप में ही सुरक्षित रखा जाता है, यानी प्रकाशित नहीं कराया जाता है। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। द्वितीयक सामग्री के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जैसे अभिलेख। इसके अंतर्गत हम अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख, लोक गाथाएँ इत्यादि को शामिल करते हैं। मानव शास्त्रियों के द्वारा अनेक अध्ययनों में इनका काफ़ी उपयोग किया गया है। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।